सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। सड़क के किनारे फैली गंदगी और बदबू के बीच झुकी हुई एक दुबली पतली औरत चुपचाप कूड़ा बीन रही थी। उसका नाम सुमित्रा था। उसकी उम्र करीब 40 के आसपास थी, लेकिन चेहरे पर 50 सालों का थकान भरा बोझ साफ झलकता था। सिर पर पुरानी साड़ी का पल्लू, पैरों में फटी चप्पलें और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। हर दिन की तरह आज भी वो अपने पेट और रात की रोटी के लिए कूड़े के ढेर में कुछ काम का ढूंढ रही थी। जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। पति, घर, सम्मान, बस बची थी तो ये सांसें और मेहनत करने की जिद। सुमित्रा जब सड़क के मोड़ पर पहुंची तो वहां एक बड़ी सी काली पॉलीथीन पड़ी दिखी। ऐसी पॉलीथीन तो उसे रोज मिलती थी, लेकिन आज न जाने क्यों उसका मन अटक गया। वो जैसे ही झुकी, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, हल्की, बहुत हल्की, जैसे कोई घुटी हुई सांस ले रहा हो। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। सड़क पर लोग आ और जा रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उस पॉलीथीन पर नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी सुमित्रा ने कांपते हाथों से पॉलीथीन को छुआ। अंदर कुछ हल्का सा हिला और उसकी सांसें थम गई। न जाने क्यों उसे ऐसा लगा जैसे अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दिल में डर था कहीं कोई जानवर ना हो, लेकिन उस सांस की आवाज ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पॉलीथीन का मुंह खोल दिया। अगले ही पल सुमित्रा के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उस काली पॉलीथीन के अंदर एक नवजात बच्ची थी, नीली पड़ती हुई और ठंड से सिकुड़ी हुई। उसकी नन्ही सी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे हर सांस जिंदगी की भीख मांग रही हो। सुमित्रा के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। हे भगवान! बस यही शब्द उसके होठों से निकले। किसी ने इस मासूम को कचरे में फेंक दिया, जैसे वो कोई बेकार चीज हो। सुमित्रा ने बिना एक पल सोचे उस बच्ची को अपनी साड़ी में लपेट लिया और सीने से लगा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बच्ची उसकी धड़कनों से जिंदा है। आसपास से लोग देखने लगे। कुछ रुक गए, कुछ फुसफुसाने लगे, ये बच्चा कहाँ से आया? कूड़ा बीनने वाली के पास बच्चा। लेकिन सुमित्रा को किसी की परवाह नहीं थी। उसके अंदर कहीं बहुत गहरे से ममता जाग चुकी थी। वो बच्ची अब उसके लिए कूड़ा नहीं, बोझ नहीं, बल्कि भगवान की भेजी हुई अमानत बन चुकी थी। उस पल सुमित्रा को नहीं पता था कि आगे की राह कितनी कठिन होने वाली है। भूख, अपमान, ताने, संघर्ष और अकेलापन। उसे ये भी नहीं पता था कि समाज उस पर उंगलियां उठाएगा और उसे बदनाम करेगा, लेकिन उसने इतना तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बच्ची को मरने नहीं देगी। उस ठंडी सुबह सड़क किनारे कूड़े के ढेर से उठी ये बच्ची सुमित्रा की जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो दर्द से होकर सम्मान तक पहुंची। सुमित्रा ने बच्ची को सीने से लगाकर जैसे ही सड़क के किनारे कदम बढ़ाए, वैसे ही कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में शक, तो किसी में तिरस्कार। ये बच्चा इसे कहाँ से मिला? कहीं इसने ही तो कुछ गड़बड़ नहीं की? ऐसी फुसफुसाहटें हवा में तैरने लगी। सुमित्रा के कान उन आवाजों को साफ सुन रहे थे, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। उसकी सारी दुनिया उस नन्ही सी जान में सिमट चुकी थी, जो उसकी साड़ी के अंदर हल्की हल्की सिसक रही थी। हर सिसकी सुमित्रा के दिल को चीर रही थी। थोड़ी दूर चलते ही एक औरत ने उसे रोक लिया। अरे रुक, ये बच्चा तेरा नहीं लग रहा, उसने ऊंची आवाज में कहा। देखते ही देखते 4-5 लोग इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था पुलिस को बुलाओ, तो कोई बोल रहा था ऐसी औरतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुमित्रा के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने बच्ची को और कसकर पकड़ लिया। बारी आवाज में बस इतना बोली, ये बच्ची मर रही थी, कचरे में पड़ी थी, मैंने बचाया है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन समाज को सच्चाई से ज्यादा तमाशा पसंद था। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, बचाया है या चुराया है कौन जाने। ये शब्द सुमित्रा के दिल में तीर की तरह लगे। उसकी आंखें भर आई। जिंदगी में उसने बहुत अपमान सहे थे,
लेकिन आज का अपमान कुछ अलग था, क्योंकि सवाल उसके चरित्र पर नहीं, उसकी ममता पर उठ रहा था। तभी बच्ची जोर से रो पड़ी। वो रोना ऐसा था कि जैसे हर का जवाब खुद दे रहा हो। सुमित्रा ने कांपते होठों से कहा, अगर देर हो गई तो ये बच्ची मर जाएगी। मुझे इसे अस्पताल ले जाने दो। शायद उस मासूम के रोने ने कुछ दिल पिघला दिए। एक बुजुर्ग आदमी ने आगे बढ़कर कहा, पहले बच्चे की जान बचाओ, बाद में सवाल करना। भीड़ थोड़ी शांत हुई। सुमित्रा तेज कदमों से पास के सरकारी अस्पताल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसकी सांस अटकी रही। कभी बच्ची की तरफ देखती तो कभी आसमान की ओर। हर कदम पर वो भगवान से एक ही दुआ मांग रही थी, बस इसे बचा लेना, मुझसे चाहे सब कुछ छीन लेना। अस्पताल पहुंचते पहुंचते सुमित्रा की हालत खराब हो चुकी थी। नर्स ने बच्ची को देखते ही डॉक्टर को बुलाया। बहुत ठंडी लग गई है, देर हो जाती तो शायद। डॉक्टर ने वाक्य पूरा नहीं किया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। बाहर खड़ी भीड़ अब भी कानाफूसी कर रही थी, लेकिन अंदर सुमित्रा सिर्फ मशीनों की आवाज और बच्ची की धीमी सांसों पर ध्यान लगाए बैठी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, बच्ची अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही सुमित्रा के शरीर में जैसे जान लौट आई। उसने पहली बार उस बच्ची को ठीक से देखा। उस पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो इस बच्ची को अपनाएगी। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को और कठिन बना देगा, लेकिन उसके लिए अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। ममता ने डर को हरा दिया और असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। अस्पताल के बाहर खड़ी भीड़ धीरे धीरे छट तो गई, लेकिन सुमित्रा के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में दो पुलिस वाले वहां पहुंच गए। किसी ने सूचना दे दी कि एक कूड़ा बीनने वाली औरत नवजात बच्ची लेकर अस्पताल आई है। सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जिंदगी में कभी पुलिस से बात नहीं की थी। उसकी आंखों के सामने बस वही काली पॉलीथीन घूम रही थी और उसके भीतर पड़ी वो मासूम जान। पुलिस वालों ने सख्त लहजे में सवाल पूछने शुरू किए। बच्ची कहाँ से मिली, कोई गवाह है, क्या ये तुम्हारी है? हर सवाल उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। सुमित्रा ने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। कैसे वो कूड़ा बीन रही थी, कैसे पॉलीथीन से सांसों की आवाज आई और कैसे उसने बच्ची को बचाया। लेकिन उसकी सादगी और गरीबी पुलिस वालों को भरोसे लायक नहीं लगी। एक सिपाही ने ताना मारा, आजकल बच्चे बेचने का धंधा बहुत चल रहा है। ये सुनकर सुमित्रा का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन उसने बच्ची की ओर देखा और खुद को संभाल लिया। वो जानती थी अगर वो कमजोर पड़ी तो शायद ये बच्ची उससे छिन जाएगी। पुलिस ने कहा कि बच्ची को बाल संरक्षण विभाग को सौंपा जाएगा और सुमित्रा से पूछताछ जारी रहेगी। ये सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, साहब इसे मुझसे अलग मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये अब मेरी जिंदगी है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पास खड़ी नर्स की भी आंखें भर आई। लेकिन कानून का चेहरा पत्थर जैसा था, ना भावनाएं ना ममता। इसी बीच अस्पताल के एक बुजुर्ग वार्ड बॉय ने आगे बढ़कर कहा, साहब मैंने इस औरत को देखा है। ये रोज यहाँ के कचरे से चीजें चुनती है। बहुत ही मेहनती है, झूठ नहीं बोल रही। कुछ और लोगों ने भी समर्थन किया। माहौल थोड़ा नरम पड़ा। पुलिस ने कहा, ठीक है, फिलहाल बच्ची अस्पताल में रहेगी, लेकिन अगर तुम इसे पालना चाहती हो तो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सुमित्रा को कानून की भाषा समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ गई कि राह आसान नहीं होगी। उस रात सुमित्रा अस्पताल के बरामदे में बैठी रही। पेट में भूख थी, तन पर थकान और मन में डर। लेकिन बच्ची के पास जाते ही सब भूल जाती। उसने उस नन्ही हथेली को अपनी उंगली से थामा और धीरे से बोली, डर मत बिटिया, जब तक मेरी सांस है तुझे कोई छू नहीं सकता। उस पल उसने फैसला कर लिया कि चाहे उसे भीख मांगनी पड़े, चाहे लोग उसे गालियां दे, वो इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाएगी। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये उसका अधिकार बन चुका था। सुबह होते होते सुमित्रा के फैसले की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग उसे पागल कह रहे थे,
खुद के खाने के लाले हैं, बच्ची पालने चली है। तो कुछ औरतें चुपचाप उसकी पीठ पीछे बातें कर रही थी, लेकिन सुमित्रा के भीतर अब एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। उसने तय कर लिया था, ये समाज चाहे जितना पत्थर फेंके, वो ममता की ढाल लेकर खड़ी रहेगी, क्योंकि उस काली पॉलीथीन से निकली बच्ची अब सिर्फ एक अनाथ नहीं थी, वो सुमित्रा की बेटी बन चुकी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब सुमित्रा बच्ची को लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चली, तो हर कदम उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। कंधे पर पुराना थैला, गोद में नन्ही सी बच्ची और आंखों में अनगिनत डर। उसकी झोपड़ी शहर के आखिरी छोर पर नाले के पास बनी हुई थी, जहां बदबू, मच्छर और अंधेरा हमेशा साथ रहते थे। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसने चारों ओर देखा। एक टूटी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और एक कोने में रखा पानी का घड़ा। उसी तंग सी जगह में अब दो जिंदगियां सांस लेने वाली थी। पहली रात सुमित्रा के लिए सबसे भारी थी। बच्ची भूख से बार बार रो रही थी, लेकिन सुमित्रा के पास ना दूध था ना पैसे। उसने पड़ोस की एक औरत से थोड़ी सी दूध की मदद मांगी, लेकिन उसने मुंह बना लिया। अपने पेट का तो है नहीं, ऊपर से दूसरों का बोझ उठा लाई। ये शब्द सुमित्रा के दिल में चुभ गए। आखिर उसने पानी में थोड़ी सी चीनी घोलकर बच्ची के होंठ भिगोए और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। दिन निकलते ही सुमित्रा फिर से कूड़ा बीनने निकल पड़ी, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। हर थोड़ी देर में वो झोपड़ी की ओर देखती, जैसे बच्ची को अकेला छोड़ने का डर उसे खा रहा हो। काम के दौरान लोगों की बातें और तीखी हो गई। देखो, वही है जो कचरे से बच्ची उठा लाई थी। पता नहीं किसकी औलाद है। कोई हंसता तो कोई घृणा से देखता। सुमित्रा चुप रही। उसने सीख लिया था कि जवाब देने से ज्यादा जरूरी है पेट भरना। रातें सबसे कठिन थी, मच्छरों की भनभनाहट, बच्ची का रोना और भूख की जलन। तीनों मिलकर सुमित्रा की नींद छीन लेते। कई बार ऐसा होता कि बच्ची के रोने पर वो खुद भी रो पड़ती। उसे लगता शायद उसने गलती कर दी है, लेकिन जैसे ही बच्ची उसकी उंगली पकड़ लेती, उसके सारे संदेह मिट जाते। उस नन्हे स्पर्श में उसे भगवान की ताकत महसूस होती। वो समझ गई थी, माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि हर दर्द को चुपचाप सहना है। सुमित्रा ने उस बच्ची का नाम अनुपमा रख दिया, क्योंकि वही उसकी जिंदगी की उम्मीद थी। उसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम भी शुरू कर दिया, ताकि थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। बदले में उसे ताने मिले, नाम तो अच्छा रख ली पर भविष्य क्या है। लेकिन सुमित्रा हर दिन अपने अंदर की आग से खुद को जलाकर बच्ची के लिए रोटी बनाती रही। उसकी पीठ झुकती जा रही थी, पर हौसला सीधा खड़ा था। एक रात जब अनुपमा बुखार से तप रही थी और सुमित्रा के पास दवा के पैसे नहीं थे, तब उसने भगवान से पहली बार शिकायत की, अगर मुझे ही सजा देनी थी तो इस मासूम को क्यों भेजा। लेकिन अगले ही पल उसने बच्ची को सीने से लगाकर कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उस अंधेरी झोपड़ी में जलते दिए की रोशनी में एक गरीब औरत ने मां बनने की कीमत चुकाने की कसम खा ली थी, और ये कीमत अभी और बढ़ने वाली थी। अनुपमा का बुखार उस रात थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी नन्ही सी देह तप रही थी, सांसें तेज थी और होंठ सूख चुके थे। सुमित्रा बार बार उसके माथे पर गीला कपड़ा रखती, कभी सीने से लगाकर थपकियां देती, कभी भगवान को याद करती। झोपड़ी में ना दवा थी ना डॉक्टर, बस एक माँ का डर और उसकी बेबसी थी। हर पल उसे लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए। वो बाहर अंधेरे में निकल पड़ी, किसी से मदद मांगने की आस में, लेकिन रात के उस सन्नाटे में सिर्फ उसकी पदचाप और दिल की धड़कनें थी। पड़ोस की झोपड़ी के दरवाजे खटखटाए गए। एक एक कर सबने मना कर दिया। किसी ने कहा, रात बहुत हो गई है, हमारे पास पैसे नहीं, हम क्यों झंझट में पड़े। किसी ने ये भी कहा, जिस बच्ची को उठाकर तुम लाई हो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ये शब्द सुमित्रा के कानों में हथौड़े की तरह पड़े। आखिरकार वो शहर के कोने में रहने वाले एक कंपाउंडर के पास पहुंची। उसने हालत देखी और सख्त आवाज में कहा, दवा चाहिए तो पैसे लगेंगे। सुमित्रा के पास बस एक ही रास्ता बचा था, खुद को बेच देना नहीं, बल्कि अपना आखिरी सहारा छोड़ देना। उसने अपनी शादी की एकमात्र निशानी, टूटी सी चांदी की पायल निकालकर
कंपाउंडर के हाथ में रख दी। कंपाउंडर ने पायल तौली, फिर दवा थमा दी। सुमित्रा ने बिना एक पल गवाए अनुपमा को दवा पिलाई। कुछ घंटों बाद बुखार थोड़ा उतरने लगा। सुमित्रा ने चैन की सांस ली, मगर उसके दिल में एक टीस रह गई। आज उसने अपनी आखिरी पहचान भी गिरवी रख दी थी। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी बेटी जिंदा थी। सुबह होते होते मोहल्ले में बातें फैल गईं। सुमित्रा ने अपनी पायल बेच दी, कचरे से उठाई बच्ची के लिए इतना पागलपन। कुछ औरतें ताना मारती हुई गुजरती, कुछ बच्चे उंगलियां दिखाकर हंसते। सुमित्रा चुप रही, क्योंकि वो जानती थी समाज की जुबान को कोई ताला नहीं लगा सकता। उसने अनुपमा को गोद में उठाया और माथे पर चूम लिया। उस चुंबन में सारे ताने पिघल गए। उसे लगा दुनिया चाहे जो कहे, उसकी दुनिया तो यही है। दिन बीतते गए, सुमित्रा की मेहनत और बढ़ गई। सुबह कूड़ा, दोपहर बर्तन, शाम को किसी दुकान पर झाड़ू, और रात को अनुपमा के पास जागना। शरीर जवाब देने लगा था, कमर में दर्द, हाथों में छाले। कई बार वो खुद बीमार पड़ जाती, मगर इलाज की बारी आती तो पहले अनुपमा का नाम लेती। माँ बनने का यही मतलब उसने सीखा था, खुद को पीछे रखकर आगे बढ़ना। हर मुश्किल के साथ उसका हौसला और मजबूत होता जा रहा था। एक दिन जब अनुपमा ने पहली बार मुस्कुराकर सुमित्रा की उंगली पकड़ी, तो जैसे सारे दुख पल भर को थम गए। उस मुस्कान में सुमित्रा ने अपना भविष्य देख लिया, रोशनी और इज्जत से भरा। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी, ताकि कोई फिर कभी तुझे बोझ ना कहे। उस झोपड़ी में अभावों के बीच एक माँ ने सपनों का बीज बो दिया था, और ये बीज एक दिन बड़ा होकर समाज को आईना दिखाने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनुपमा अब चलने लगी थी, टूटी फूटी बोली में माँ कहने लगी थी। सुमित्रा के लिए यही शब्द उसकी सारी थकान उतार देते थे। झोपड़ी अब भी वही थी, हालात भी ज्यादा नहीं बदले थे, लेकिन सुमित्रा के सपने बदल चुके थे। अब भी वो किसी बच्चे को स्कूल की वर्दी में देखती तो उसका दिल मचल उठता। उसे लगता उसकी अनुपमा भी एक दिन किताबें हाथ में लेकर स्कूल जाएगी। गरीबी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन माँ का सपना दीवारों से डरना नहीं जानता। एक दिन सुमित्रा ने हिम्मत करके पास के सरकारी स्कूल में अनुपमा का नाम लिखवाने की ठानी। फटी साड़ी में लिपटी हुई वो बच्ची को गोद में लेकर पहुंची। मास्टर जी ने ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, पिता का नाम? सुमित्रा एक पल को चुप हो गई, फिर भारी आवाज में बोली, नहीं है। उस एक शब्द में उसकी पूरी कहानी छुपी थी। मास्टर जी ने कागजों पर कुछ लिखा, फिर बोले, फीस नहीं लगेगी, लेकिन किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। सुमित्रा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। किताबें और यूनिफॉर्म उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने अपनी झोपड़ी में पड़े पुराने बर्तन किसी से उधार मांगा तो लोगों ने मुंह फेर लिया। आखिरकार उसने 2 दिन बिना खाना खाए काम किया, तब जाकर थोड़े पैसे इकट्ठे हुए। जब उसने अनुपमा को पहली बार नीली यूनिफॉर्म पहनाई तो उसकी आंखें भर आई। वो बच्ची आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी, और सुमित्रा को लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया हो। स्कूल का पहला दिन अनुपमा के लिए उत्साह से भरा था, लेकिन सुमित्रा के लिए डर से। वो उसे स्कूल छोड़कर लौटती तो रास्ते भर दिल कांपता रहता, कहीं कोई कुछ कह ना दे, कहीं कोई उसकी बच्ची को नीचा ना दिखा दे। और हुआ भी वही। कुछ बच्चे अनुपमा को चिढ़ाने लगे, तेरा बाप नहीं है, तू कचरे से आई है। अनुपमा रोती हुई लौटी। सुमित्रा ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटी, लोग वही कहते हैं जो खुद कमजोर होते हैं। तू पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तब यही लोग तुझे सलाम करेंगे। अनुपमा पढ़ाई में तेज निकली। मास्टर जी भी उसकी समझदारी देखकर हैरान थे, लेकिन गरीबी बार बार रास्ता रोकती। कई बार स्कूल की फीस तो नहीं, पर कॉपी किताब के पैसे ना होने पर उसे स्कूल छोड़ना पड़ता। उन दिनों सुमित्रा रात भर रोती रहती, खुद को कोसती कि क्या उसने अनुपमा को पालने का फैसला करके गलती की। लेकिन सुबह होते ही वो फिर उठ खड़ी होती, क्योंकि माँ हार नहीं मानती, चाहे हालात कितने भी बेरहम क्यों ना हो। एक शाम जब सुमित्रा थकी हारी घर लौटी, अनुपमा ने अपनी कॉपी आगे बढ़ाकर कहा, माँ देखो, मैंने टीचर बनने का सपना लिखा है। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस कॉपी को सीने से लगा लिया।
उस पल उसे समझ आया कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। झोपड़ी की उस तंग सी जगह में भूख और तानों के बीच एक नई रोशनी जन्म ले रही थी और सुमित्रा जानती थी ये रास्ता अभी लंबा है, दर्दनाक है, लेकिन अंत में इज्जत और खुशियों तक जरूर पहुंचेगा। अनुपमा अब बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में सपने थे और जुबान पर सवाल। स्कूल में वो हमेशा आगे रहती, सभी टीचर उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ लोगों को ये तरक्की चुभने लगी थी। मोहल्ले की वही जुबानें जो कभी उसे कचरे से आई बच्ची कहती थी, अब कहने लगी इतनी पढ़ाई किसके दम पर। एक दिन किसी ने बाल संरक्षण विभाग में शिकायत कर दी कि सुमित्रा बच्ची को जबरदस्ती रखे हुए है और उससे काम करवाती है। सुमित्रा को जब ये खबर मिली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी जिंदगी फिर से छीनने आ रहा हो। अगले ही दिन दो अधिकारी झोपड़ी पर पहुंच गए। अनुपमा डरकर सुमित्रा के पीछे छिप गई। सवालों की बौछार शुरू हो गई। बच्ची तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी आमदनी क्या है, तुम इसे कैसे पाल रही हो। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में दृढ़ता। उसने सारी कहानी फिर से सुनाई, काली पॉलीथीन से लेकर आज तक की हर तकलीफ। उसने अपने फटे हाथ दिखाए, अपनी थकी हुई देह, और फिर अनुपमा की कॉपियां। अगर इसे मुझसे अलग किया गया तो दो जिंदगियां टूट जाएंगी। अधिकारियों ने अनुपमा से भी बात की। तुम यहाँ खुश हो, उन्होंने पूछा। अनुपमा ने बिना झिझक सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये मेरी माँ है, मुझे कहीं नहीं जाना। उस मासूम जवाब में इतनी सच्चाई थी कि एक पल को कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन नियमों की किताबें भावनाओं से नहीं चलती। उन्होंने चेतावनी दी, अगर कानूनी गोद लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो हमें बच्ची को ले जाना पड़ेगा। उस दिन के बाद सुमित्रा की नींद उड़ गई। उसे कानून की भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना समझ गई थी कि ये लड़ाई सिर्फ दिल से नहीं, कागजों से भी लड़नी होगी। उसने शहर के चक्कर काटे, सरकारी दफ्तरों के बाहर घंटों बैठी रही। कई बार धुतकार मिली, कई बार रिश्वत मांगी गई। उसने अपने गहने तो पहले ही बेच दिए थे, अब अपनी मेहनत और आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया। वो हर बार एक ही बात कहती, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। इस संघर्ष में कुछ अच्छे लोग भी मिले। स्कूल की एक महिला टीचर ने उसका साथ दिया, कागजों में मदद की और अधिकारियों के सामने गवाही दी कि अनुपमा पढ़ाई में अव्वल है और सुमित्रा उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। धीरे धीरे मामला साफ होने लगा। अधिकारियों ने कहा कि अगर सुमित्रा औपचारिक रूप से बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर ले तो अनुपमा उसी के साथ रह सकती है। ये सुनकर सुमित्रा के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उस रात सुमित्रा ने अनुपमा को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोया। ये रोना डर का नहीं था, बल्कि उस लड़ाई का था जो उसने अकेले लड़ी थी। अनुपमा ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, माँ, मैं बड़ी होकर आपको कभी रोने नहीं दूंगी। सुमित्रा मुस्कुरा दी। आंसुओं के बीच उसे लगा, चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, ममता की ताकत उससे बड़ी है। ये लड़ाई उसने जीत ली थी, लेकिन आगे अभी और इम्तिहान बाकी थे, क्योंकि सपनों तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। समय ने करवट ली और अनुपमा अब किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। उसके कंधों पर अब भी वही पुराना स्कूल बैग था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, सुमित्रा के साथ चूल्हे के पास बैठकर चाय बनाती और फिर किताबें लेकर स्कूल निकल जाती। सुमित्रा दूर तक उसे जाते हुए देखती रहती, जैसे हर कदम के साथ उसकी दुआएं भी उसके पीछे पीछे चल रही हों। गरीबी अब भी थी, मगर उसके असर कम होने लगे थे, क्योंकि उम्मीद ने जगह बना ली थी। उस साल बोर्ड की परीक्षा में अनुपमा ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। जब मास्टर जी ने उसका नाम मंच से पुकारा तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सुमित्रा पीछे खड़ी थी, फटी साड़ी, झुके हुए कंधे, लेकिन उस पल उसका सिर गर्व से ऊंचा था। कुछ वही लोग जो कभी उसे ताने देते थे अब फुसफुसा रहे थे, देखो, कूड़ा बीनने वाली की बेटी टॉपर निकली। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। घर लौटते समय अनुपमा ने सुमित्रा के हाथ में सर्टिफिकेट थमा दिया। ये आपका है माँ, उसने कहा। सुमित्रा ने कांपते हाथों से वो कागज थामा जैसे कोई खजाना हो। उसने उसे अपनी झोपड़ी की दीवार पर टांग दिया
उसी दीवार पर जहाँ कभी सिर्फ दरारें और नमी थी, अब वहाँ सपनों की तस्वीर टंगी थी। उस कागज ने झोपड़ी को महल जैसा बना दिया था। मोहल्ले का रवैया बदलने लगा। जो लोग कभी रास्ता बदल लेते थे अब सलाम करने लगे। कुछ औरतें सलाह लेने आने लगी। कैसे पढ़ाया? सुमित्रा बस मुस्कुरा देती। उसे पता था ये बदलाव स्थायी नहीं होते, लेकिन फिर भी मन को सुकून मिला। उसे लगा शायद समाज को आईना दिखाने का यही तरीका है। चुपचाप आगे बढ़ते रहो। अनुपमा ने आगे पढ़ने की जिद ठान ली। उसका सपना साफ था। उसे टीचर बनना था, लेकिन आगे की पढ़ाई के खर्च ने फिर चिंता बढ़ा दी। सुमित्रा ने बिना हिचक फिर से काम बढ़ा दिया। अतिरिक्त घरों में बर्तन, रात को सफाई। कई बार लोग कहते, अब तो तेरी बेटी टॉपर है, क्यों काम करना? सुमित्रा हंसकर जवाब देती, जब तक सांस है माँ का काम खत्म नहीं होता। अंधेरा पीछे छूटने लगा था। अनुपमा का कॉलेज में दाखिला हो गया। शहर का वही कॉलेज जहाँ बड़े बड़े सपने और छोटी छोटी उम्मीदें साथ साथ पलती थी। जब वो पहली बार कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ी, तो उसके दिल में डर और उत्साह एक साथ थे। सुमित्रा बाहर खड़ी उसे जाते देख रही थी। मन में गर्व था और चिंता भी। कॉलेज की दुनिया स्कूल से अलग थी। यहाँ किताबों के साथ साथ पैसे की जरूरत और ज्यादा थी। सुमित्रा को पता था कि अब संघर्ष पहले से भी कठिन होने वाला है। कॉलेज की फीस, किताबें, बस का किराया सब मिलकर पहाड़ बन गए। सुमित्रा ने हर संभव कोशिश की। सुबह से देर रात तक काम, फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते। कई बार अनुपमा ने कहा, माँ रहने दीजिए, मैं पढ़ाई छोड़कर काम कर लूंगी। ये सुनते ही सुमित्रा का दिल टूट जाता। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर तूने पढ़ाई छोड़ी तो ये माँ हार जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, डर था कि उसकी बेटी का सपना कहीं टूट ना जाए। कॉलेज में भी अनुपमा को अपनी पहचान के कारण ताने सुनने पड़े। कुछ लड़कियां उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती, तो कुछ उसके कपड़ों पर हंसते। अनुपमा कई रातें वो चुपचाप रोती हुई गुजार देती, लेकिन सुबह होते ही किताबें खोलकर बैठ जाती, क्योंकि उसे पता था यही उसकी ढाल है। वो हर बार खुद को याद दिलाती, मैं कचरे से नहीं, माँ की ममता से निकली हूँ। एक दिन सुमित्रा काम करते करते बेहोश हो गई। शरीर ने अब और बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। अनुपमा घबराकर उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, लेकिन आराम का मतलब था काम बंद। सुमित्रा ने डॉक्टर की बात सुनी और मुस्कुरा दी। उसे पता था ये सलाह उसके लिए नहीं बनी। अस्पताल के बाहर बैठी अनुपमा ने पहली बार महसूस किया कि उसके सपनों की कीमत उसकी माँ चुका रही है। उस घटना के बाद सुमित्रा और ज्यादा मेहनत करने लगी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और ट्यूशन पढ़ाने लगी। पहली बार उसने कुछ पैसे कमाए और सुमित्रा के हाथ में रखे। सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने पैसे गिनने से मना कर दिया और बस इतना कहा, मेहनत की कमाई है, इससे बड़ा धन कोई नहीं। उस दिन अनुपमा को लगा जैसे वो सचमुच बड़ी हो गई हो। कॉलेज के आखिरी साल में अनुपमा ने ठान लिया कि वो टीचर ट्रेनिंग में जाएगी। रास्ता अब भी कठिन था, लेकिन हौसले मजबूत हो चुके थे। सुमित्रा की तबीयत भले ही कमजोर पड़ रही थी, पर उसकी आत्मा अब भी मजबूत थी। उसने बेटी से कहा, मेरी जिंदगी का हर दर्द तेरी कामयाबी में बदल जाएगा। उस पल अनुपमा समझ गई, ये सपना सिर्फ उसका नहीं, उसकी माँ की सांसों से जुड़ा हुआ है। टीचर ट्रेनिंग का रिजल्ट आया तो अनुपमा का नाम मेरिट लिस्ट में था। जब उसने ये खबर सुमित्रा को दी, तो वो कुछ पल तक चुप रही, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू थकान के नहीं थे, बल्कि उस संघर्ष के थे जो सालों से उसके कंधों पर था। झोपड़ी के उस छोटे से आंगन में सुमित्रा ने पहली बार खुलकर हंसते हुए भगवान को धन्यवाद कहा। उसे लगा उसकी सारी तपस्या सफल हो गई। कुछ ही महीनों बाद अनुपमा को पास के सरकारी स्कूल में अस्थायी शिक्षक की नौकरी मिल गई। जिस स्कूल में कभी वो खुद डरते डरते पढ़ने जाती थी, उसी स्कूल में अब वो बच्चों को पढ़ाने लगी। पहली बार जब वो साड़ी पहनकर क्लास में खड़ी हुई, तो उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास था। बच्चों ने उसे मैम कहकर बुलाया और उस एक शब्द ने उसकी सारी थकान मिटा दी। सुमित्रा रोज स्कूल के बाहर खड़ी होकर अनुपमा के निकलने का इंतजार करती।
लोग अब उसे पहचानने लगे थे। ये वही औरत है जिसकी बेटी टीचर है। कुछ लोग सम्मान से सिर झुकाते तो कुछ शर्म से नजरें चुरा लेते। सुमित्रा कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन मुस्कुरा देती। उसने कभी किसी से बदला नहीं लिया था। उसकी जीत चुपचाप थी लेकिन गहरी थी। अनुपमा बच्चों को सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें हिम्मत भी देती। वो उन्हें बताती, हालात कभी तय नहीं करते कि आप क्या बनेंगे, आपकी मेहनत तय करती है। कई बच्चे उसकी बातें सुनकर खुद को मजबूत महसूस करते। सुमित्रा को जब ये सब पता चलता तो उसका सीना गर्व से भर जाता। उसे लगता जिस बच्ची को कूड़े में फेंका गया था, वही आज दूसरों का भविष्य बना रही है। इसी दौरान अनुपमा के लिए रिश्ते आने लगे, अच्छे घरों से, पढ़े लिखे परिवारों से। सुमित्रा के दिल में डर भी था, क्या समाज उसकी सच्चाई स्वीकार करेगा? लेकिन अनुपमा ने माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ मेरी पहचान आप हैं, अगर कोई आपको नहीं अपनाएगा तो मुझे भी वही नहीं चाहिए। ये सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने समझ लिया था कि उसकी परवरिश बेकार नहीं गई। एक दिन जब सुमित्रा अकेली बैठी पुराने दिनों को याद कर रही थी, उसने वही काली पॉलीथिन याद की। अनुपमा के विवाह की बात जैसे ही पक्की हुई, सुमित्रा के मन में खुशी और डर एक साथ उमड़ पड़े। रिश्ता एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से आया था। घर सुसंस्कृत था, लड़का नौकरी पेशा और समझदार। लेकिन सुमित्रा के दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वे मेरी सच्चाई जानकर भी मेरी बेटी को अपनाएंगे? उसने तय कर लिया था कि वो कुछ भी छुपाएगी नहीं। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई झूठ नहीं, सच था। रिश्ते की पहली मुलाकात में सुमित्रा ने साफ साफ सब कुछ बता दिया। काली पॉलीथीन, सड़क, झोपड़ी, संघर्ष, अपमान, सब कुछ। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। लड़के की मां ने अनुपमा की तरफ देखा, फिर सुमित्रा की तरफ। सुमित्रा की सांसें थम सी गई। उसे लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी लड़के के पिता ने कहा, जिस औरत ने इतनी हिम्मत से एक अनाथ बच्ची को पालकर इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो हमारे लिए सम्मान की बात है। ये शब्द सुनते ही सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों से जो डर उसने दिल में दबा कर रखा था, वो एक पल में पिघल गया। अनुपमा ने माँ का हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में भरोसा था, अब डरने की जरूरत नहीं। रिश्ता तय हो गया। सुमित्रा ने पहली बार महसूस किया कि समाज का हर चेहरा पत्थर का नहीं होता। शादी की तैयारियां शुरू हुई। मोहल्ले की वही औरतें जो कभी ताने देती थी, अब मदद करने आने लगी। कोई मेहंदी में हाथ बटाता, कोई सलाह देता। सुमित्रा सबको विनम्रता से देखती, लेकिन उसका दिल जानता था ये सम्मान मेहनत से कमाया गया है। उसने सादगी से शादी करने का फैसला किया। उसके लिए दिखावे से ज्यादा मायने बेटी की खुशी रखती थी। शादी से एक रात पहले सुमित्रा ने अनुपमा को अपने पास बिठाया और कहा, बेटी मैं तुझे जन्म नहीं दे पाई, लेकिन मैंने तुझे अपनी सांसों से सींचा है। अगर कभी लगे कि दुनिया तुझे कमजोर समझ रही है, तो मेरी कहानी याद करना। अनुपमा माँ के गले लगकर रो पड़ी। उस रोने में बिछड़ने का दर्द भी था और उस ममता का एहसान भी, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। शादी के दिन जब अनुपमा दुल्हन बनकर विदा हो रही थी, सुमित्रा का दिल भारी था लेकिन आंखों में संतोष था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य पूरा हो गया हो। काली पॉलीथिन से शुरू हुई ये यात्रा अब सम्मान के आंगन तक पहुंच चुकी थी। शादी के बाद घर सूना हो गया था। वही झोपड़ी, वही चूल्हा, वही दिया, लेकिन अब उसमें अनुपमा की हंसी नहीं गूंजती थी। पहले पहल सुमित्रा को अजीब सा सन्नाटा चुभता रहा। कई बार उसे लगता जैसे अनुपमा भी दरवाजे से आवाज देगी, माँ चाय बना दो। लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने खड़ी मिलती। फिर भी उसके मन में कोई कसक नहीं थी, सिर्फ संतोष था कि उसकी बेटी सुरक्षित, खुश और सम्मानित घर में है। ये सन्नाटा दर्द नहीं, कर्तव्य पूरा होने का एहसास था। कुछ ही दिनों बाद अनुपमा अपने पति के साथ सुमित्रा से मिलने आई। वो साड़ी में सजी, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर आत्मविश्वास लिए खड़ी थी। सुमित्रा उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनुपमा ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए और बोली, माँ अगर आज मैं कुछ हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। सुमित्रा ने उसे सीने से लगा लिया। उस गले लगने में सालों का दर्द, त्याग और ममता एक साथ सिमट गए। अनुपमा के ससुराल वालों ने भी सुमित्रा को पूरा सम्मान दिया।
उन्होंने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। उसे बेटी की माँ नहीं बल्कि माँ कहकर बुलाया गया। सुमित्रा के लिए ये शब्द किसी पुरस्कार से कम नहीं था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत को लोग कभी कूड़ा बीनने वाली कहकर तिरस्कृत करते थे, वही आज सम्मान की कुर्सी पर बैठेगी, वो भी बिना किसी शिकायत, बिना किसी बदले के। मोहल्ले में भी अब सुमित्रा को अलग नजर से देखा जाने लगा था। बच्चे उसे अनुपमा मैम की माँ कहकर बुलाते। कुछ औरतें अपने बच्चों को उसके पास भेजती, उसे समझा दो पढ़ाई क्यों जरूरी है। सुमित्रा मुस्कुराकर बस इतना कहती, मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई सहारा नहीं। वो अब भी काम करती थी, लेकिन उसकी चाल में झुकाव कम और आत्मसम्मान ज्यादा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, अनुभव की रोशनी थी। एक दिन अनुपमा ने अपने स्कूल में एक कार्यक्रम रखा और सुमित्रा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। मंच पर खड़ी होकर सुमित्रा कांप रही थी, लेकिन जब अनुपमा ने बच्चों के सामने उसकी कहानी सुनाई, काली पॉलीथीन से लेकर आज तक का पूरा हॉल तालियों में गूंज उठा। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू अपमान के नहीं थे, बल्कि उस जीत के थे जो उसने बिना तलवार उठाए हासिल की थी। उस दिन समाज ने उसे दया नहीं, सम्मान दिया। शाम को सुमित्रा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान को देख रही थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन अंधेरा नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, आपने मुझे माँ बनाया, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे लगा उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। काली पॉलीथीन से निकली एक मासूम बच्ची ने ना सिर्फ अपनी बल्कि एक टूटी हुई औरत की किस्मत भी बदल दी थी। और इस तरह दर्द, अपमान और संघर्ष से भरी ये कहानी सम्मान, प्रेम और सुख पर आकर ठहर गई। जहां हार नहीं, सिर्फ जीत थी, ममता की जीत। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।